जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर बिचरा के रंजन में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा बिहार और बिहारी की, उस बिहार और बिहारी की जिसे उस कसूर की सज़ा मिल रही है जिसे उसने किया ही नहीं। जातीय विद्वेष की आग में जलता बिहार, धर्म के नाम पर लड़ता बिहार, पिछड़ेपन में भी आगे। हद यह कि इसका कसूरवार बिहारी जनमानस को ही ठहराया जा रहा है। अब जबकि एक बार देश में आम चुनाव के साथ ही बिहार में सरकार के लिए भी चुनाव सिर पर है, बिहार और बिहारी जनमानस को राजनीति अजीबोगरीब तमाशा दिखा रही है। सभी हमाम में नंगे हैं, लेकिन उन्हें अपना नंगापन नहीं दिखता। वे एक दूसरे की लंगोट उछाल रहे हैं और वैसा तमस्वीन बनाए रखना चाहते हैं जो बस ताली बजाए। ऐसे में मैं आपको बिहार और बिहारीपन की वो दास्तान सुनाना और बताना चाहता हूँ जो हर बिहारी के लिए, हर बिहारवासी के लिए ज़रूरी है। तो आइए फुर्सत निकाल कर इसे देखें, सुने और गुनें। यह आज की पहली बड़ी ज़रूरत है। यह लहक डिजिटल से बिहार के जाने माने पत्रकार विकास कुमार झा की पिछले बिहार दिवस पर साक्षात्कार का हिस्सा है। इसे मैं कड़ी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ये रही पहली कड़ी। महात्मा गांधी ने भी जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी, तो गुजरात जब वो लौटे अफ्रीका से और जब उन्होंने सोचा कि शुरुआत कहाँ से करें, आरंभ कहाँ से करें भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो बिहार पर उनकी नजर गई। बिहार की मिट्टी में वो आग है, वो रोशनी है कि बिहार सारी दुनिया को आज नहीं, जमाने से, युगों से बिहार आकृष्ट करता रहा है। देखिए, चाहे हम बुद्ध की बात लें, महावीर की का जिक्र करें, महावीर का जिक्र करें, शेरशाह सूरी का जिक्र करें, चंद्रगुप्त का, अजातशत्रु, बिंबिसार से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक का, तो एक बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है बिहार की। और आज़ादी की लड़ाई में, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, महात्मा गांधी ने चंपारण से भारत की आज़ादी का संग्राम और उसका संग्राम का शंख फूंका था। जब राजकुमार शुक्ल उनके सहयोगी थे। तो बिहार गणतंत्र की भूमि है। दुनिया में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई थी। तो लिच्छवियों के काल में वैशाली का वह गौरवशाली इतिहास, चाहे वह मगध का गौरवशाली इतिहास या मिथिला की सुरुचिपूर्ण मधुर परंपरा, भोजपुर की माटी का प्रताप और इकबाल जहाँ से वीर कुंवर सिंह जी हुए, तो एक बड़ा बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही त्याग बलिदान की भूमि रही है बिहार। और मैं इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, लेकिन उसके बाद से बिहार को भारत के नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में कभी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। तो एक बड़ी दिलचस्प बात हो रही थी। एक बार मैं एक नेशनल चैनल से जुड़ा था, तो वहाँ जब मीटिंग हुई हम लोगों की, तो कहा जा रहा था कि भाई आप लोगों में से सभी स्टेट हेड्स हैं, उन लोगों ने क्या क्या काम किया। मैंने कहा देखिए, काम तो कवरेज स्टोरीज बहुत सी हुई, लेकिन मैं दो बातें सिर्फ बताना चाहता हूँ जो मैंने कवर किया। तो बिहार में मतलब भारत का प्रधानमंत्री पद बिहार को कभी नसीब नहीं हुआ। जिस बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया, अशोक, चंद्रगुप्त, शेरशाह सरीखे महान व्यक्तित्वों के नेतृत्व में जो बिहार ने भारत को नेतृत्व दिया,
उस बिहार को आज़ादी के बाद कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए उसके बाद कभी बिहार को केंद्र में नहीं लाया गया, केंद्रीय नेतृत्व में बहुत शीर्ष पद पर नहीं लाया गया। लेकिन मैंने कहा कि बिहार भारत के, दुनिया के, भारत का पद नहीं पा सका बिहार केंद्रीय पद, लेकिन दुनिया में बिहार ने प्रधानमंत्री का पद जरूर दिया। और मॉरिशस के राष्ट्रपिता डॉक्टर सर शिवसागर राम गुलाम निर्भय जी, आप उनको स्मरण करें, जी। वहाँ गिरमिटिया मजदूरों का संघर्ष से लेकर के, और डॉक्टर सर शिवसागर राम गुलाम भोजपुर के रहने वाले थे, हरिगांव के। तो मैं हरिगांव गया था, मैंने अपनी उस मीटिंग में मैंने कहा कि मॉरिशस के राष्ट्रपिता और वहाँ के राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके, आसीन रह चुके डॉक्टर सर शिवसागर राम गुलाम के गांव में गया था उनका कवरेज करने के लिए कि वह कौन सी महान भूमि है जिसने मॉरिशस को, इतने खूबसूरत से देश मॉरिशस को राष्ट्रपति दिया, और बाद में डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम वहाँ के राष्ट्रपिता घोषित किए गए। और यही नहीं निर्भय, डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम के पुत्र डॉक्टर नवीन राम गुलाम, वो भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री हुए। फिर आप भोजपुर के हरिनगर के शिवसागर राम गुलाम, बगल में आए बक्सर, बक्सर का एक गांव है भेलूपुर, भेलूपुर की डॉक्टर कमला विशेषर, जिनका पूरा नाम कमला मिश्र विशेषर है, वो त्रिनिदाद टोबैगो की प्राइम मिनिस्टर हुई थी और बहुत त्रिनिदाद की एक यशस्वी नेता के रूप में डॉक्टर कमला विशेषर का नाम आता है। तो हम यह महसूस करते हैं कि बिहार दरअसल ग्लोबल फिनोमेना है, बिहार एक ग्लोबल थीम है। बिहार को लेकर अगर हम सोचें कि सिर्फ बिहार, मगध, वैशाली, मिथिला की बात करें, नहीं, बिहार ग्लोबल है। बिहार का मतलब मॉरिशस को भी शामिल करिए, बिहार का मतलब फिजी, सूरीनाम को भी शामिल करिए, बिहार का मतलब त्रिनिदाद टोबैगो को भी शामिल करिए, तब जाकर एक बनेगा मुकम्मल बिहार। और आज उस बिहार का हम दिवस मना रहे हैं। आपने जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही कहा है कि आज की यह तारीख 22 मार्च 1912 में संयुक्त प्रांत से बिहार और उड़ीसा इकट्ठे अलग हुए, और 1934 में फिर उड़ीसा बिहार से अलग, और सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। इस तरह कई, एक लंबी कहानी है, उसका इतिहास है कि कैसे कैसे ये सारे प्रांत, बंगाल से बिहार, उड़ीसा अलग हुआ, फिर उड़ीसा 1934 में, फिर 2000 में झारखंड का बनना। तो ये सब कुछ समेटे हुए हैं बिहार। और इसलिए एक, मैंने कहा ना कि बिहार एक ग्लोबल सब्जेक्ट है। जैसे कि बहुत से ऐसे मतलब बोध गया, पावापुरी, राजगीर, ये सब आप लें तो बाहर के जितने टूरिस्ट या अपने देश भर के तीर्थ यात्री, भारत का ऐसा कोई सूबा नहीं होगा, कोई कोना नहीं होगा जहां से अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए, किसी भी स्टेट, और लोग आते हैं अपने पितरों को पिंडदान करने विष्णुपद मंदिर गया, और तब वहां भारत एकमेक हो जाता है कि पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान कहाँ करने जाएंगे, गया जाएंगे। और इसी तरह उसके बिल्कुल बगल में सटा हुआ ये ट्विन सिटी है गया, बोध गया, और बोध गया में महात्मा बौद्ध धर्मावलंबी और सारी दुनिया से, क्या जापान, क्या चीन, क्या थाईलैंड, श्रीलंका, मतलब एक लंबी सूची है निर्भय जी। ये विश्व भर के तीर्थयात्री जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं बोध गया आते हैं। और एक बड़ा गजब का नाता है, बहुत दिलचस्प कहानी है जो मैंने एक बार उस पर रिपोर्ट भी लिखी थी कि बोध गया के कई गरीब लड़के जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी,
वो टूरिस्ट बन गए, टूरिस्ट गाइड, टूरिस्ट लोगों के गाइड बन गए और वो टूटी फूटी जापानी, टूटा फूटा चाइनीज लैंग्वेज, थाई वगैरह लैंग्वेज बोलने लगे। पेट का सवाल था, तो टूटी फूटी बोलते बोलते वो लोग फर्राटे से जापानी बोलते हैं। आप कभी आए, या आप तो देख भी चुके हैं, लेकिन अपने मित्रों को बताएं कि वहां बोध गया में कम से कम 2 दर्जन ऐसे दंपति हैं जो जिनके पति हैं बोध गया के लोकल, वहां के रहने वाले, पचहट्टी का इलाका है और भी कई गांव है, और उनकी पत्नी जापानी है। और वो फिर विवाह का प्रस्ताव उस जापानी लड़की ने दिया, बोध गया कि उस लड़के को, फिर विवाह हुआ, फिर वो बोध गया का लड़का अपनी जापानी पत्नी के साथ गया जापान, वहां से लौटा, फिर होटल्स वगैरह कई लोगों ने खोज रखे हैं। तो अब बिहार का रिश्ता जो है वो, अब मैं क्या बताऊं आपको, ये जापान और बिहार का कैसे संबंध बनता है। तो बिहार दरअसल जो है वो एक बड़े गीतकार हुए, उनका एक छोटा सा गीत है जी। एक फूल चांदनी लगाया है आंगने, फूले तो आ जाना एक फूल मांगने, झील नदी सागर के रिश्ते मत जोड़ना, झील नदी सागर के रिश्ते मत जोड़ना, लहरों को आता है इधर उधर फेंकना, तुम तक पहुंचाया है मुझको अनुराग ने, एक पेड़ चांदनी लगाया है आंगने। तो बिहार की चांदनी का जो वृक्ष है ना, वह वसुधैव कुटुंबकम का वृक्ष है निर्भय जी। और आज यही वजह है कि जब बिहार संपूर्णता में, जब हम बिहार की बात करते हैं निर्भय जी, तो हमने जैसा कि कहा आपसे कि वह मगध है, वह मिथिला है, वह भोजपुर है, वह वैशाली है, लेकिन संग संग वह मॉरिशस भी है, संग संग वह सूरीनाम भी है, संग संग फिजी भी है, त्रिनिदाद भी है, तब जाकर बनता है एक मुकम्मल बिहार। और यही नहीं, यूरोप के बहुत सारे देशों में जब आप जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, तो आप वहां पाएंगे कि अधिकांश डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकांश बिहार के डॉक्टर्स इंग्लैंड के अस्पताल चला रहे हैं निर्भय जी। यह गर्व की बात है। बिहार के डॉक्टर्स अमेरिका के हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। वहाँ की जो टॉप मोस्ट डॉक्टर की सूची बनेगी इंग्लैंड अमेरिका की, बिहार के डॉक्टर्स का नाम 1 to 10 में होगा, बेशक होगा, ये मैं आपसे यकीनी तौर पर कह रहा हूँ। तो बिहार ग्लोबल है, और यह गौरव मैं नहीं समझता हूँ कि भारत के किसी भी प्रांत में, हालांकि बिहार बहुत कई प्रकार की तकलीफों से गुजरा है, कई प्रकार की गुर्बतों से, गरीबी से, मुश्किलों से गुजरा है, संघर्षों से, रक्तपात से, लेकिन यह भूमि एक प्रयोगशाला है, यह एक प्रयोगशाला की परख नली है, जो मनुष्यता की परख नली। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कई मायने में बिहार, आज झारखंड अलग हो गया, पूर्णतः ये कृषि प्रधान देश है, प्रदेश है, और कृषि प्रधान प्रांत है, प्रदेश है, सूबा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, आज बिहार दिवस के इस अवसर, 22 मार्च के इस अवसर पर मुझे कहते हुए यह दुख भी हो रहा है कि बिहार की अधिकांश, मतलब जितनी नदियां हैं छोटी से बड़ी में, सबकी हालत बहुत खराब है। देखिए निर्भय जी, आज बिहार दिवस है 22 मार्च, और आज जल दिवस भी है संयोग से। 22 मार्च जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं दुनिया में। तो मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है, एक तरफ 22 मार्च को बिहार दिवस का गौरव, दूसरी तरफ यह जो जल दिवस है, लगभग बिहार में 150 जो नदियां हैं, वो सूचीबद्ध नदियों की संख्या 150 है, 150, जिसमें से 1/4 नदियां टूट चुकी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कितनी नदियों के नाम गिना है, जैसे मोतिहारी में धनौती, बेतिया में चंद्रावत, सीतामढ़ी में लखनदेई, मुजफ्फरपुर की नून नदी, मधुबनी में जीवछ नदी, ऐसी कितनी सारी नदियां जो बीते दशकों में सूख गई हैं।
बागमती और कमला की धाराएं भी सदा नीरा कही जाने वाली गंडक नदी की धाराएं बहुत क्षीण पड़ चुकी है। बिहार में एक ऐसी भी नदी है अनूठी, जो हम सब जानते हैं, फल्गु नदी, वो रेत की नदी। आप जब जाएंगे ऊपर रेत ही रेत है, लेकिन जब उसे थोड़ा सा खोदेंगे, अपने हाथ से थोड़ा सा बालुका वो हटाएंगे, थोड़ी बालुका थोड़ा रेत, तो पानी निकलने लगे। यह भी है कि बिहार के लोगों की पूरी शख्सियत में भी ये बात है। ऊपर से लोग समझ सकते हैं कि बिहार के लोग थोड़े कड़े जबान के होते हैं, राफ साफ होते हैं, कि अंदर जब आप थोड़ा सा उसके ऊपर की रेत को हटाएंगे ना, तो जल ही जल निकलेगा। और वह उतना ही कोमल, वह उतना ही भावुक, वह उतना ही संवेदनशील। लेकिन मुझे आज बिहार दिवस के संग इस जल दिवस पर यह कहने में बहुत तकलीफ हो रही है कि चाहे कमला हो, चाहे सदा नीरा गंडक हो, चाहे बागमती हो, और समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि क्षीण धाराएं, बहुत पतली धाराएं रह गई है। मुझे अफसोस यह लगता है, या भोजपुर में सोन नदी के तटों पे आप घूम चुके हैं। सोन का तट एक बड़े इतिहास को समेटे हुए है। मानव सभ्यता का जितना जो इतिहास है वो नदियों के किनारे से ही चलता है। गंगा नदी बहती है पटना में, अब आप देखेंगे तो आंसू आएगा, क्योंकि छात्र जीवन में जो लोग लहराती हुई गंगा को महेंद्रों के पास देख चुके हैं, गंगा नहीं है, गंगा अपनी धारा छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। क्यों नदियां सूख रही हैं? क्यों नदियां उदास हो रही हैं? एक नदी का सूखना मानव सभ्यता का सूखना है निर्भय जी। और 1/4 नदी बिहार में सूख चुकी है। 1/4 नदियां, कुछ प्राकृतिक आपदा, कुछ हम सब की उपेक्षा, और कुछ कई जगह गांव में जो हम लोग जिसको छोटा जो बंगाल में उसको कुकुर कहते हैं, तो हम लोगों के यहाँ बिहार में इसे डबरा कहते हैं। छोटा कुकुर जैसा, या छोटे पोखरे जो पहले होते थे, वो सब भरा करके उसमें आबादी बस चुकी है। यह एक अफसोस की बात है। इस पर बिहार वासियों को सोचना चाहिए, गांव में, कि हम घर बसा लेंगे, लेकिन हम नदियों को कैसे कायम करेंगे? हम उन पोखरों को जिनको हम भर रहे हैं, जो पोखरे कभी कितनी हमारे वहाँ पशु पक्षी मवेशी सब आके, मनुष्य स्नान करते थे, जल पीते थे, आज वो सारे पोखरे भर चुके हैं। या तो बाढ़ के सिल्ट से वो भर गया है, या फिर लोगों ने मिट्टी भर के धीरे उसमें घर बना दिया है। तो सूखती हुई नदियां, सूखते हुए पोखरे। और निर्णय जी, आप स्मरण करें कि एक समय था जब कुएं का कंसेप्ट था। कुएं से लोग बाल्टी से जल लेकर के वो पीते थे, साफ सुथरा कुआं रहता था। कुआं तो गायब हो गया, कुएं की अवधारणा समाप्त हो गई। और अब जहां कुआं, जैसे हमारे गांव में कुआं है, उसमें बहुत सारी गंदगी भरी हुई है। कुआं का मतलब हो गया है एक डस्टबिन। कुआं भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था, उसका शीतल जल था, उसको हम लोगों ने नष्ट किया है। तो एक बहुत गंभीर बात है कि जिस पर हम सबको आज बिहार दिवस, सहजल दिवस के अवसर पर हम लोगों को यह सोचने की जरूरत है, गहरे चिंतन करने की जरूरत है कि हम हमारी जो नदियां 150 सूचीबद्ध सरकार द्वारा सूचीबद्ध, हमारे आपके द्वारा नहीं, गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने सूचीबद्ध करके रखा है, उसमें 1/4 नदियां सूख गई है। नदियों के सूखने का मतलब है जी कृषि का प्रभावित होना। नदियों के सूखने का मतलब है हमारे पेयजल का प्रभावित होना। पोखरों के सूखने का मतलब है हमारा मछली, मखान, सब कुछ नष्ट होता चला जाना। मछलियों ये जलकर कितना सारा अधिक होता था। मछलियां बिहार की बाहर जाती थी, लेकिन अब आंध्र की मछलियों से बिहार का बाजार भरा हुआ रहता है। पहले हम बाहर लोगों को सारे देश में मछलियां बेचते थे, अब हमें मछलियों की जरूरत पड़ गई है। यानी जीवन का सूख जाना, यानी जीवन का सूख जाना। हाँ,
जीवन का सुख है। इसलिए यह एक बहुत गंभीर मसला है और मैं समझता हूं सिर्फ शासन और सत्ता को ही नहीं, हम सब हर बिहार के एक एक व्यक्ति को, नागरिक को यह सोचने की आवश्यकता है कि हम जल को कैसे बचाएं, हम नदियों को कैसे बचाएं, हम कैसे अपनी पूरी कृषि व्यवस्था को बचाएं, क्योंकि हम जल संरक्षण की व्यवस्था बिहार में नहीं है। जो एक कंसेप्ट आया है कि जल जो हम लोगों का कभी बहुत बार सूखा, कभी कोई पानी के लिए तड़प रहा है, कभी कोई पानी के लिए डूब रहा है। अगर जल संरक्षण की एक समुचित व्यवस्था बिहार में विकसित हो तो मैं समझता हूं कि जो कृषि प्रधान प्रदेश झारखंड कटने के बाद जो बिहार कहा जाता है, वह छोटा सा डेनमार्क का उदाहरण लीजिए ना निर्भय जी। डेनमार्क का जो पूरा क्षेत्रफल है वह बिहार की राजधानी पटना के बराबर है। और डेनमार्क के बारे में हम लोग निर्मल जी बचपन से पढ़ते आए हैं कि वह दुग्ध उत्पादन में विश्व का एक सबसे बड़ा देश है। तो अगर एक नन्हा सा मुल्क डेनमार्क आज दशकों से एक झंडा गाड़े हुए है, हमारे यहाँ जो शीत क्रांति, श्वेत क्रांति जो हुई, हम अगर हम लोगों की वो क्षमता है निर्भय जी कि हम लोग सारे भारत को दुग्ध उत्पादन मुहैया कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद आप स्मरण करें, क्या गजब, छोटी सी गुठली और कितना गुदा, इतना गजब का रसीला, लेकिन शाही लीची खत्म हो रही है, शाही लीची को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। मैं फिर कहता हूं इसमें सरकार की जो भूमिका है, या फिर प्रतिबंधित कर दे ये शाही लीची के लिए अनुकूल मिट्टी है, इस इलाके में मकान का निर्माण नहीं कराएं। लेकिन आप जाएं मुजफ्फरपुर, अधिकांश जगह वो खेत, वो ऑर्चार्ड, वो बगीचे जहाँ शाही लीची का बागान हुआ करता था बड़ा बड़ा, वहां अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। पटना की बात लें, आप पटना के रहने वाले हैं, मैं आपसे कहता हूं कि दीघा में जो मालदा होता है, आप कंकड़बाग में वैसा आम, उस क्वालिटी का आम नहीं संभव है आप वैसा उगा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। वो तासीर दीघा की मिट्टी नहीं है। लेकिन आप दीघा जाकर देखें, दीघा का मालदा, यूं बड़ा बड़ा मालदा, अनयूजुअली, मतलब वो आप अगर 1 से 2 आम खा लें तो आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप जाएं दीघा देखें, दीघा का मालदा का बागान जिन जिन जगहों पे बड़ा बड़ा सा था वो सिकुड़ चुका है, वहां बिल्डिंग्स बन गई। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो हम लोगों का बिहार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या जो फल के उत्पादन के लिए जो हम लोग हॉर्टिकल्चर वगैरह का जो देख करते हैं, क्यों नहीं सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया जाए कि ये विशेष रूप से मालदा आम उत्पादन का इलाका है, यहाँ भवन आप नहीं बना सकते। ये शाही लीची के उत्पादन का इलाका है मुजफ्फरपुर का, यहाँ आप निर्माण नहीं कर सकते। कि गांव में जो पोखरों को भर देगा उसको जेल की सजा होगी। क्या सिर्फ हत्या करने से ही कोई जेल जाएगा? क्या डाका डालना ही एक जेल जाने की वजह बन सकती है? पोखरों को भरने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। तो भरने से हो रहा है, चाहे वो हाजीपुर का केला हो, चाहे वो दीघा का मालदा हो, शाही लीची हो, हम सब, मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। देखिए आज एक बहुत ही सुंदर दिन है। सुंदर दिन इस मायने में है कि बिहार दिवस है, यानी हम लोगों के मुंह मीठा करने का दिन है। जी बिहार सारे भारतवासियों को आज चाहता है कि वह अब बाढ़ की लाई, सिलाव का खाजा, गया का तिलकुट, अनरसा, उद्वंत नगर की बिलग्रामी, सीतामढ़ी की बालूशाही, फिर मालपुआ, पिट्ठा, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। आज हम ये तो वर्चुअल अभी 2.5 वर्षों से जो है कोरोना में
हम लोग सारी चीजें वर्चुअली कर रहे हैं, तो हम वर्चुअली ही सारी दुनिया को आज बिहार दिवस के अवसर पर, और मौका लगा तो बाकायदे हम ये सब बालूशाही से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर बिलग्रामी उद्वंत नगर की, अरे क्या कमाल। तो मनेर के लड्डू की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और पानी की तासीर जिसको कहते हैं ना, बिन पानी सब सून। तो अब ऐसा हुआ कि मैं जिन दिनों माया मैगजीन में था, तो कभी कभी कुछ स्टोरीज का फाका पड़ता था, जो उस अखबारे में कोई पॉलिटिकल इवेंट ऐसा नहीं हुआ रहता था या कोई घटना। तो ऐसा ही एक पीरियड था, तो मैं सोचा, मैं परेशान था कि मैं क्या करूं। राबड़ी जी उस समय मुख्यमंत्री थी बिहार में, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि हमेशा बिहार में रक्तपात, कत्लेआम, अपहरण की कथा तो लिखी ही जाती है। इस बार मैं बिहार की मिठाइयों पे लिखूं। अरे भाई, बिहार को सिर्फ कड़वा मत समझो, बिहार बहुत मीठा भी है। तो मैं जब सूची बनाने लगा, जैसा कि मैंने जिन जिन मिठाइयों का, मिष्टान्नों का जिक्र किया है आपसे, तो इस क्रम में मैंने कई लोगों से बात की। उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी हुआ बिहार में। किसी ने कहा कि भाई एक आदमी पूछने आया, वो वहाँ बिहार से बाहर का था, वो पटना में किसी काम से आया था, रुका था, तो वो कहीं गया किसी स्वीट कॉर्नर पे, मिठाई की दुकान पे, कहा कि राबड़ी है क्या? तो उस मिठाई की दुकानदार ने कहा वो सेक्रेटेरिएट में मिलेगी। तो राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी, दुकानदार ने कहा राबड़ी सेक्रेटेरिएट में मिलती है, मिठाई की दुकान पे नहीं। तो ऐसा तो फिर मैंने सिलाव का खाजा, उद्वंत नगर का की बिलग्रामी, सब में मैंने कि उसका वो कैसे बना, उसका इतिहास। जैसे नहीं हम लोग अभी रसगुल्ला को लेकर के बंगाल और उड़ीसा में संग्राम छिड़ गया कि भाई हमने बनाया तो मनेर का लड्डू तो क्या मतलब, वो समझिए कि मक्खन लड्डू है एकदम, इतना मुंह में डालिए रोक नहीं जाएगा। बचपन में जो हम लोग हवा मिठाई खाते थे, वो समझिए हवा मिठाई का एक भाई है, इतना कोमल, इतना इतना छोटा छोटा, इतना बढ़िया। तो मनेर में गया कवर करने के लिए, तो वहाँ एक सुरेश भाई थे, शायद आपको स्मरण भी हो। सुरेश भाई एक मिनी अप्पू थे अपने आप, मतलब हम समझते हैं 150-200 केजी के वजन वाले सुरेश भाई थे। और सिफत क्या थी, सुरेश भाई फिल्मों में भी गए थे हास्य अभिनेता का काम करने के लिए, और सिफत थी कि सुरेश भाई स्कूटर ही चलाते थे। मतलब वो स्कूटर बेचारा, उसका सारा चक्का लगता था कि सड़क के नीचे घुस जाएगा। तो सुरेश भाई से खैर वो छोड़िए, बड़े अलमस्त आदमी थे सुरेश भाई। तो मैं, और वहाँ मनेर स्वीट्स जो सबसे बड़ा है, तो उसके वो मालिक थे, उसकी एक शाखा पटना के मौर्या रोड में भी उन लोगों की। तो है, सुरेश भाई से मैं मिलने गया मनेर, तो मैंने सुरेश भाई से कहा, सुरेश भाई ये मनेर का जो लड्डू आप बनाते हैं, जिसकी शाखा पटना अशोक ये इसमें मौर्या रोड में भी, तो अगर हम मनेर का सारा के लड्डू का सारा कुछ मटेरियल अगर हम पटना में कंकड़ बाग में, या पटना में जो आप जहाँ आपका मौर्य लोक है वहीं ले जाकर अगर बनाए, तो क्या वैसा लड्डू बन पाएगा? सुरेश भाई ने कहा देखिए, हम मौर्य लोक में भी जो अपने ब्रांच में लड्डू आप खरीदते हैं, वो मनेर का बना हुआ लड्डू होता है। वो पटना में हम लोग नहीं बनाते हैं लड्डू, क्योंकि पटना से मनेर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग पूरा माल तैयार करवा करके तब पटना हम लोग भेजते हैं गाड़ी से। तो मैंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि मनेर में ही बनवाते हैं? तो सुरेश भाई ने मुस्कुरा के कहा, ये आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे बेहतरीन से बेहतरीन, बाकी मटेरियल अपनी जगह है, आप सबसे बेहतरीन क्वालिटी की चीनी का उपयोग करिए, बाकी चीजें उपयोग करिए, लेकिन मनेर का पानी, मनेर के पानी का जादू है कि उसमें जो बनी चाशनी होती है, उससे जो लड्डू तैयार होता है, वो कमाल दुनिया के किसी कोने में हम सेम मटेरियल लेके भी नहीं कर सकते। तो कि मैंने कहा कि पटना का ही दूसरा हिस्सा है, कंकड़ बाग है, राजेंद्र नगर है, वहां दीघा का मालदा नहीं वैसा मालदा हो पाएगा।
कैसा बड़ा बड़ा और उतना रसीला माल था, या फिर शायद तो पानी बड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसे संजीदगी से सुने और गुने। कल मैं इसकी अगली कड़ी के साथ हाजिर होऊंगा। तो अब तक के लिए नमस्कार।